अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। लेट मी शेयर। स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ओके। बिस्मिल्लाह। तो अभी जो लास्ट हम लोग लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमने बीच में से हमने ड्रॉप किया था, दैट वाज लेक्चर 3। और लेक्चर 3 के अंदर जो हम डिस्कशन कर रहे थे, दैट वाज अबाउट रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमने बात की थी, कैटेगराइजेशन, यूजर इंटरफेस, रोल ऑफ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करें। तो इसको हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने यूजर इंटरफेस तक चीज़ें देखी थी। हमने ये डिस्कस किया था कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास वो कौन कौन सी होती है। क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट, कोहेरेंट, कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए, मॉडिफाइबल होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए, प्रायोरिटाइज्ड, उन चीज़ों को आप कर सकें, अनएम्बिगुअस, ट्रेसेबल, क्रेडिबल सोर्स होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। दूसरा हमने डिस्कशन की थी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेसिकली दो तरीके की होती हैं, फंक्शनल होती हैं और नॉन फंक्शनल होती हैं। फंक्शनल एग्जाम उसकी जो एग्जांपल्स थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, वो इसमें ये था कि आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं जो एक्चुअल यूजेस होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, उनके ऊपर आप डिस्कशंस करते हैं। जैसे सर्च ऑप्शंस गिवन टू यूजर, सर्च ऑफ वेरियस इनवॉइसेस, यूजर शुड बी एबल टू मेल एनी रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। जैसे ये एक ऑप्शन है, एक फीचर है एक सॉफ्टवेयर का। यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड ग्रुप्स कैन बी गिवन सेपरेटेड राइट्स, ये रिक्वायरमेंट है। Should comply with business rules and administrative functions. Software is developed in keeping the download capability compatibility intact. तो ये सब चीज़ें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो चीज़ें होती हैं जो कि आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डिस्कस नहीं कर रहे होते, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी हो गया, लॉग्स मेंटेन करना है, स्टोरेज किस तरह से होगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से मैनेज हो रही होगी एप्लीकेशन की, कॉस्ट क्या है, इंटरऑपरेटेबिलिटी, डिफरेंट जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर वो किस तरह से ऑपरेट कर सकता है, फ्लेक्सिबल है कितनी है, उसमें आप किसी किस्म की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आप जो यूजर है उसका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाए, तो आप डिजास्टर रिकवरी को मैनेज कर रहे होते हैं। एक्सेसिबिलिटी के आप किस किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, आया सेम इंफॉर्मेशन सेम डाटा जो है वो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है या एप्स के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो दिस दीज आर ऑल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं बिकॉज अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो इस डायग्राम को हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। वो लास्ट टाइम ये डिस्कशन हुई थी हमारी कि हमारे पास सबसे पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट से हमारे पास यूज़र रिक्वायरमेंट जनरेट होती हैं और यूज़र रिक्वायरमेंट से हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जनरेट होती हैं। तो हाई लेवल से डिटेल में अगर हम जाएंगे तो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, यूज़र रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब हम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हम लेके चल रहे होते हैं स्पॉन्सर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्पॉन्सर कर रहा है उस प्रोजेक्ट को, जिसकी कहने पे ही प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। स्कोप क्या होता है प्रोजेक्ट का, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में मैनेज कर रहे होते हैं, गैदर कर रहे होते हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट्स की जहाँ बात आती है वहाँ पे आप यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं कि जो यूजर्स हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर को यूज करना है वो क्या समझते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनके क्या पेन पॉइंट्स हो सकते हैं, यूजर गोल्स, यूजर इनपुट्स, यूजर आउटपुट्स वो किस तरीके से हो सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। खासा टाइम पर पहले की बात है, हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, हम लोग वहाँ पे एंगेज थे एक प्रोजेक्ट के अंदर, और दे हैव डेवलप्ड एन एप्लीकेशन जो कि कार मैकेनिक्स के लिए थी, और ये मिडल ईस्ट के अंदर एप्लीकेशन रन होना था, यूज़ होना था। सो कार मैकेनिक्स जो हैं वो उनके लिए एप्लीकेशन थी, और
बाद में रिक्वायरमेंट आई कि जी उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो ये टच स्क्रीन का नया नया स्टार्ट हुआ था ज़माने में, तो जी टच पैनल्स होने चाहिए जहाँ से वो अपने काम को मैनेज कर सकें। सो हमने अपने हिसाब से टच पैनल्स बनाया, उसको टेस्ट किया, हमने जो स्पॉन्सर थे स्पॉन्सर को एंगेज किया, एंगेज करने के बाद हमने वो चीज़ वहाँ पे डिप्लॉय कर दी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी फूक्स ऑयल्स का, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, निसान मोटर्स का नाम सुना हो सऊदी अरब के अंदर। तो बेसिकली ये हमरानी ग्रुप था जो कि जिनके लिए हम ये काम कर रहे थे, उनकी जो वर्कशॉप थी वहाँ पे इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय होना था पूरे सऊदी अरब के अंदर। डिप्लॉयमेंट हुई, डिप्लॉयमेंट होने के 15 दिन के बाद जो हमारे पास फीडबैक आया उसमें ये हुआ था कि जी इसकी वजह से हमारा काम स्लो हो गया। समझ में नहीं आया स्लो क्यों हो गया। हमने काफ़ी लोगों से इस बारे में डिस्कशन की, इनफैक्ट जो वहाँ की मैनेजमेंट थी वो भी बैठ के इसके ऊपर थी कि यार जैसा कहा गया था बिल्कुल वैसी ही एप्लीकेशन डेवलप हुई है, फंक्शनैलिटी भी सही है। प्रॉब्लम ये थी कि मैकेनिक्स के पास चूंकि टाइम नहीं होता कि वो इतनी स्क्रीन के ऊपर डिटेल से किसी चीज़ को देख सकें, तो दे वांटेड कि जो बटन्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, ताकि वो काम के दौरान जब उसको टच कर रहे हैं तो उनके टच करना आसान हो और आसानी से वो काम को मैनेज कर सके। सो जिसकी वजह से जो हमने खूबसूरत सा उसका लेआउट बनाया हुआ था उस लेआउट को पूरा चेंज करना पड़ा। और चेंज करने के बाद जो है ना वो एक भद्दा सा एप्लीकेशन का लेआउट था जो कि पसंद आया, और पसंद आने के बाद वो एग्जीक्यूट हुआ, और एग्जीक्यूट होने के बाद उनका फीडबैक टोटली ऑपोजिट हो गया कि इससे बड़ा फायदा हो रहा है वगैरह वगैरह। हमारी मिस्टेक ये थी कि हमने सारी रिक्वायरमेंट्स स्पॉन्सर्स और बिजनेस से ली थी। हमने ग्राउंड पे उतर के लोगों की पेन पॉइंट्स को टच करने की जरूर कोशिश नहीं की थी। अब दैट वाज आवर इशू। सो जो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप किसी भी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, उनके गोल्स, उनके पेन पॉइंट्स को फोकस करना, उनके इनपुट आउटपुट्स को फोकस करना, दैट इज दी क्राइटेरिया जिसके हिसाब से एप्लीकेशन डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद जब आप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर दो एलिमेंट्स आ जाते हैं कि आया वो फंक्शनल होंगे या नॉन फंक्शनल होंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर कि आपके पास सिस्टम क्या काम करेगा, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि जी सिस्टम काम कैसे करेगा। सो इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जनरेट हो रहे होते हैं। ये एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी कि जी हम जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं। हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त सारा का सारा फोकस हमारा जो होता है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ होता है, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम लोग मैनेज नहीं करते या उसकी तरफ अटेंशन नहीं देते। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपने घोड़ा गाड़ी को में घोड़ा जो है ना पीछे बांध दिया और गाड़ी आगे है। तो हम जब बाद में उस तरफ फोकस लेके जा रहे होते हैं तो हमारे पास हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं, टाइम लॉस करते हैं, सारे मामला आते हैं। तो हमें इस तरफ फोकस पहले रखना चाहिए कि सिस्टम परफॉर्म कैसे करेगा, क्या परफॉर्म करना है दैट शुड कम लेटर, बिकॉज उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें हो रही होंगी। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरी एप्लीकेशन सिक्योर होनी चाहिए, तो सिक्योर एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल टाइप्स की इंक्रिप्शन और सारे मामला को मुझे लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ इस बात पे फोकस करता रहूं कि यार वो एप्लीकेशन कॉरस्पॉन्ड कैसे करेगी, कम्युनिकेट कैसे करेगी, और उसकी सिक्योरिटी पे बात सोचूं ना, और बाद में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं, तो मेरे बहुत सारे कोड में चेंज आ रहा होगा। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पहले लिख देता हूं और सिक्योरिटी के जो प्रोसीजर्स हैं सारे मामला आते हैं अगर वो मैंने पहले मेंशन किए हुए हैं, रिकॉर्ड किए हुए हैं और प्रोग्राम किए हुए हैं, तो उसके बाद कम्युनिकेशन का जो मॉडल है उसको चलाना निस्बतन आसान होगा। सो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की जो जोड़ी है वो इस तरह से काम कर रही होती है। अच्छा, फिर हमने अगली बात जो की थी वो ये की थी कि हमने रिक्वायरमेंट की कैटेगराइजेशन किस तरह से की जाती है। सो रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम बात करते हैं कि मस्ट हैव, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो उसके बगैर कंप्लीट नहीं होगा, यानी ये रिक्वायर्ड है, मस्ट है ये चीज़ें। शुड हैव वो चीज़ें होती हैं कि हाँ यार ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हो गई हैं, अब इसी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करना है तो हमें क्या चीज़ लेके चलनी है। कुड हैव समथिंग जो कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की बात आ जाती है कि यार इसमें ये एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर दो, इस तरह के मामला। और अगली चीज़ आपके साथ आती है कि विश लिस्ट, यानी कि वो रिक्वायरमेंट जो रोड मैप का पार्ट नहीं है लेकिन आपने उनको
सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर जो चैलेंज आता है वो चैलेंज ये आता है कि आप कैटेगराइजेशन करते क्यों हैं। कैटेगराइजेशन आप इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज आप कस्टमर की हर रिक्वायरमेंट को अगर अकाउंट फॉर करना शुरू कर देंगे तो आपके जो सॉफ्टवेयर है वो कभी टेक्निकली खत्म ही नहीं हो पा रहा होगा। उसका रीजन ये है कि जी कुछ कह रहे हैं। नो सर, वो माइक खुल गया होगा किसी का। ठीक है, सो ये रिक्वायरमेंट्स बेसिकली आप कैटेगराइज इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आप को उन रिक्वायरमेंट्स को किसी ना किसी कैटेगरी में डालना होगा, उनको प्रायोरिटाइज करना होगा और कस्टमर को ये समझाना होगा कि जी देखें आपके ओवरऑल सॉफ्टवेयर में ये चीज इम्पोर्टेंट है। आप चूंकि एक मिडल मैन है, बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो आपके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप न्यूट्रल एंगल से देख सकते हैं, जबकि क्लाइंट के परस्पेक्टिव से जब वो रिक्वायरमेंट्स को देख रहा होगा तो उसके जज्बात, उसकी जो एहसासात हैं वो भी उसका पार्ट बने हुए होंगे, उसके इमोशंस भी उसका पार्ट होंगे। सो फॉर देम ये डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सी चीज़ विश लिस्ट है और कौन सी चीज़ मस्ट हैव है, ये चीज़ें जो है टाइम लेंगी समझाने में एक दूसरे को। तो अगर आप ये चीज़ को समझा लेते हैं तो आपके लिए निगोशिएट करना आसान हो जाएगा कि जी आपने कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देके पहले डेवलप करना है और कौन सी चीज़ें होंगी जो कि लेटर फेजेस का पार्ट बन रही होंगी। तो while developing a software, must have must be implemented, should have is a matter of debate with the stakeholder and negotiation, whereas could have and wish list can be kept for software updates। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से आपने इसको देखा जा रहा होता है। तो कैटेगराइजेशन करने का जो मकसद है वो ये वाला है। अगली चीज जो हमने डिस्कस की थी वो थी यूजर इंटरफेस के ऊपर हमने बात की थी, यूआई जिसे हम लोग उर्फ आम में कह रहे होते हैं। तो यूआई जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या कोई हाइब्रिड सिस्टम उसके अंदर चल रहा हो। आप लोग एटीएम मशीन यूज करते हैं, तमाम एटीएम मशीन्स का जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। आप पहले कार्ड प्लेस करते हैं, उसके बाद फिर सीक्वेंस चलता है, उसके बाद जब आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो सबसे पहले आपका कार्ड बाहर आता है, उसके बाद आपका कैश बाहर आता है और कैश बाहर आने के बाद आपकी जो रिसीप्ट होती है उस ट्रांजैक्शन की वो बाहर आती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में आप में से जिन जिन ट्रैवल किया है और बाहर जाके एटीएम्स यूज़ किए हैं वहाँ पर प्रोसीजर यही रखा गया है। क्यों? बिकॉज आप उसको कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं फॉर पीपल जो कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है। तो आप उसके लिए चीज़ों को आसान बना देते हैं। यू ट्राई टू मेक थिंग्स ईजी टू ऑपरेट। ईजी याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो ईजी होती है वो होती है जिसको आप करने में कंफर्ट फील दफा उसको काम करते हैं, और एक से ज़्यादा दफा काम करने को या इस्तेमाल करने की अंदर से जो डर होता है वो डर निकल जाता है। सो इजी टू ऑपरेट मीन्स कि आपने सारी चीज़ों के अंदर ये इंटरेक्ट रखना है कि जो यूज़र इंटरफेस है वो इजी हो, कोई नई आप जो साइकिल है वो डेवलप ना कर रहा हो। सिमिलरली क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, इफेक्टिवली हैंडलिंग ऑपरेशनल एरर्स। जैसे मैंने अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा हूँ और फॉर्म के अंदर कोई डेटा है, कहीं ईमेल एड्रेस डालना था तो ईमेल एड्रेस जो है मैंने गलत फॉर्मेट में डाल दिया, तो मुझे क्लियरली वहाँ पे मेंशन हो जाए कि अच्छा जी ये आपका जो फॉर्मेट है वो गलत है, इसको इस तरह से करेक्ट करना है, सो ऑन सो फोर्थ। सिस्टम मुझे हेल्प करे चीज़ों को ओवरकम करने में, उन ऑपरेशनल एरर्स को जो मैं काम करते हुए डाल रहा होता हूँ। प्रोवाइडिंग सिंपल एंड येट कंसिस्टेंट जो है यूजर इंटरफेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पेज के ऊपर वो फंक्शनैलिटी किसी और तरीके की हो, अगले पेज पे हम जा रहे हो तो वहाँ पे फॉन्ट्स, उनके अलाइनमेंट और सारे मामला जो है ना वो अलग तरीके से चल रहे हैं। यूजर इंटरफेस की एग्जांपल हमने ये दी थी कि बेसिकली फ्राइड श्रिम्प्स की हमने एग्जांपल ली थी। हमने ये बात की थी कि प्रॉन्स जो होते हैं द सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम और सारी चीज़ों के साथ। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि ये लोग आते कहाँ से हैं, तो प्रॉन्स की कुछ शक्ल इस तरीके की होती है, जबकि जब हमारी टेबल पे वो चीज़ पहुँचती है तो वो इस तरह से खूबसूरत नज़र आ रही होती है। इन सारी चीज़ों के होने की वजह से क्या उनके अंदर
टेस्ट का कोई फर्क आया होगा या कि बेनिफिट्स में कोई फर्क आया होगा, या किसी तरह का कोई हुआ, सिर्फ फर्क ये हुआ कि दोनों की अपील डिफरेंट है। एक को शायद आप हाथ लगाते हुए भी पसंद ना करें, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप दूसरी चीज को जो फ्राइड हुई हुई है और तैयार हुई हुई आप उसको पसंद करते हैं। तो यूजर इंटरफेस जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी एप्लीकेशन के बहुत सारे जो लूप होल्स होते हैं वो छुप जाते हैं। आपका जो यूएटी होता है, जिसे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो निस्बतन आसान हो जाती है अगर आपका यूआई जो है वो कंसिस्टेंट हो और अच्छे तरीके से डेवलप हुआ हो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस फॉर यूजर इंटरफेस। अमूमन यूजर इंटरफेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही होती, दे पीपल आर मोर फोकस ऑन कि जी फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रही है। भाई फंक्शनैलिटी जो है वो एक टेक्निकल आदमी के लिए बहुत मैटर करेगी, एक आम आदमी के लिए उसका लुक एंड फील, उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो मैटर ज्यादा करते हैं। आप अगर एक अदद वेइंग स्केल यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर आप वजन करते हैं, या आप कोई कैलिब्रेटेड किस्म का कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जैसे वर्नियर कैलिपर होता है या इस तरह की चीजें होती हैं, तो एक आम आदमी जिसने उसको इस्तेमाल करना है उसके लिए उसका फील बहुत मैटर करता है। हाँ, जो लोग टेक्निकल हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं, या वो जिनके लिए प्रिसिशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसके लिए उसकी फंक्शनैलिटी भी उतनी ही मैटर करेगी, लुक एंड फील शायद कम मैटर करे। सो लेकिन जो हुर्फ़े आम में या आम लोग जो होते हैं वो अमूमन तादाद में ज़्यादा होते हैं। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड कि आप जो यूआई डेवलप कर रहे हैं वो अच्छे से बेहतर यूआई होना चाहिए। ठीक है। UI is the only way the user to perceive a system. A well-performing software system must also be equipped with attractive, clear, consistent, and responsive user interface. Otherwise, the functionality of the software system cannot be used in a convenient way. User acceptance majorly depends upon how users can use the software. Similarly, a software is said to be good if it provides means to use it effectively. ठीक है, तो यूजर इंटरफेस के बारे में बात हो रही है। यूजर इंटरफेस के बारे में जो अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो दे आर कंसिस्टेंट किस्म का प्रेजेंटेशन हो, इजी नेविगेशन हो। कोई भी एक सिंपल काम करने के लिए आपको अगर 4 5 6 एक्स्ट्रा क्लिक्स करने पड़ रहे हैं तो दे शुड बी अवॉइडेड। सिंपल इंटरफेस होना चाहिए, दैट पीपल शुड नॉट फोकस टू मच और कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, या कंफ्यूज हो रहे हो किसी कॉम्प्लेक्सिटी को लेके। रिस्पॉन्सिव हो, अगर कहीं पे कोई चीज़ सबमिट हो रही है तो प्रॉपर तरीके से उसका रिस्पॉन्स आ रहा हो। इमेजिन फॉर एन एप्लीकेशन के जिसमें आपने कोई सबमिट बटन प्रेस किया है और उसके अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहे थे। एक ऑप्शन ये है कि जी जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है तो आपको कोई उसकी प्रोग्रेस बार नज़र आ रही है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि जी मेरा 50% डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, 60% हो गया है, 70% हो गया है, चलो 100% हो गया है। या ऑन द कॉन्ट्ररी आपने कहीं पे कोई चीज़ अपलोड करी और अपलोड करने के बाद किसी किस्म की प्रोग्रेस बार नहीं आ रही, सिर्फ वेटिंग स्टेज में है वो पेज। दोनों की में जो आपका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो ज़्यादा होगा उसके अंदर जहाँ पर आपके प्रोग्रेस बार नज़र नहीं आ रही होगी। इसका एक और या एग्जांपल फिर मैं समटाइम्स ऐसा हो कि आप जब सबमिट कर दें तो पता चले कि फाइल फॉर्मेट ही दूसरा मांगा हुआ है, आपने गलत अपलोड कर दी। बिल्कुल सही है, यानी कि आपका जो सिस्टम में जो ऑपरेशनल एरर्स थे वो केटर नहीं हुए हुए थे प्रॉपर तरीके से, कि जब वो पूरा अपलोड हो गया, ऊपर अपलोड जाके होने के बाद जब जाके सर्वर पे उस फाइल को चेक हुआ तो कहा जी तो फॉर्मेट ही गलत है। तो ये सब सारे मामला जो है ना सिस्टम में उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो ये शेयर कर सकता हूँ कि कुछ सिग्नल्स आपने देखे होंगे जिसके ऊपर आजकल टाइमर लगा हुआ होता है कि जी आप कितनी देर के लिए वहां पे खड़े हुए हैं, और कुछ सिग्नल्स होते हैं जहाँ पे टाइमर नहीं होता। अच्छा, जहाँ टाइमर नहीं होता वहां पे आप नोट करेंगे कि लोग सिग्नल ज्यादा तोड़ते हैं। ठीक है, उसका एक रीजन ये होता है कि इनको पता ही नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन में आके दे डिसाइडेड कि अच्छा चलो आसपास गाड़ी नहीं आ रही तो निकल जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जहाँ पर टाइमर्स लगे हुए होते हैं वहां पे लोग
प्रेफर करते हैं कि वो वेट करें, बिकॉज उनको नजर आ रहा होता है कि यार अगले 30 सेकंड्स में या अगले 40 सेकंड्स में ये सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। तो फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है या कम हो जाती है अगर आपको ये पता हो कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन जब मुझे यही नहीं पता होता या स्टेटस ही नहीं अपडेट होता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो देयर आर चांसेस कि मैं किसी किस्म का कोई एरर या करूँ या कोई मेल फंक्शनिंग या मेल अपनी जो आदत है उसकी वजह से कोई काम कर बैठूं। तो इट हैज टू बी रिस्पॉन्सिव। कंसिस्टेंट यूआई एलिमेंट्स हम बात कर चुके हैं। फीडबैक मैकेनिज्म इज अनदर एग्जांपल जो भी हम बात कर रहे थे। जो प्रोग्रेस बार है दैट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म। अमूमन आप जब कोई चीज किसी पेज पे कोई चीज सबमिट करते हैं और आगे से एक छोटा सा मैसेज लिखा आता है कि जी योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड नाउ, दैट्स अ फीडबैक द सिस्टम इज गिविंग। सो दैट गिव्स यू अ गुड फीलिंग कि हाँ यार चलो यार, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ यार चलो ये जो मैं काम कर रहा था वो काम आगे बढ़ गया। उसके बाद पर्पसफुल लेआउट होना चाहिए। जो भी लेआउट आप यूज कर रहे हैं या जो आपने यूआई डिजाइन किया है वो उसकी डिजाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से जो उसकी इंटेंडेड ऑडियंस है उसको पसंद आए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की है और उस एप्लीकेशन के इंटेंडेड यूजर्स जो है वो फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं। सो डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से जो आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होंगे उसके अंदर अगर आप स्पेसिफिक उनकी लैंग्वेज के हिसाब से कॉमन जार्गन्स वहाँ प्लेस कर रहे होंगे, इट मेक सेंस। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सिमिलर एप्लीकेशन है जिसकी इंटेंडेड ऑडियंस डॉक्टर्स नहीं है, आम यूजर्स हैं, तो वहाँ पर आप जो अपने बटन्स और अपनी जो लैंग्वेज है उसको चेंज करेंगे ताकि एक आम आदमी भी उसको समझ सके। So purpose होना चाहिए whatever the layout that you have decided to keep yourself. Strategically कलर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, कलर्स की एग्जांपल एक और जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि अमूमन जो एप्लीकेशंस होती हैं या जो ईआरपी या इस तरह के हैं उनके कलर्स वाइट बैकग्राउंड्स के साथ क्यों होते हैं या लाइट ब्लू या इस तरह की चीज़ों के साथ क्यों होते हैं? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों ने उस ईआरपी पे काम करना है या जिन लोगों का अच्छा खासा टाइम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में लगता है दिन भर में, उसका मतलब ये है कि उनकी आंखें कंटिन्यूअसली उन चीज़ों को देख रही होती हैं। उन सारे कलर्स की वजह से आपके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर आता है। आप अगर लाइट कलर्स के साथ काम कर रहे हैं और ज़्यादातर टाइम आपका लाइट कलर्स के साथ गुजर रहा है तो आप थकावट कम फील करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर्स के साथ काम करेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू और इस तरह के बैकग्राउंड के साथ काम कर रहे होंगे सॉलिड कलर्स के, तो आपको थकावट की फीलिंग ज़्यादा आएगी बिकॉज आपकी आंखें लाउड कलर्स को ट्रेस करते करते थक जाती हैं। और उसका एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो ये भी है, साइंटिफिक रीज़न, वो ये है कि जितना कलर्स लाउड होते हैं उनकी जो कलर फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी आँख को उसको प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही होती है। सो कलर शुड बी यूज प्रॉपरली। कहीं पर कोई यूज़र अगर फंस रहा है तो वो उसको हेल्प का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे आप बाज़ दफ़ा किसी फील्ड के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं तो माउस ओवर के ऊपर आपको नज़र आता है, पता चलता है कि जी यहाँ पे एम्प्लॉय ने अपना फुल नेम डालना या इसकी जो सैंपल है वो उस पर शेयर किया हुआ होता है। सो इस तरीके से आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये वो उस हेल्प के अलावा है जो कि आप हेल्प नॉर्मली लेके आ रहे होते हैं एप्लीकेशन मॉड्यूल के अंदर। यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन इज वेरी मच क्लोज टू द जो पर्पसफुल डिज़ाइन की हम बात कर रहे थे। और ग्रुप बेस्ड व्यू सेटिंग्स जो हैं ये अमूमन इस तरह से होती हैं कि जब आप किसी एक ग्रुप को कोई एक चीज़ असाइन कर देते हैं, मिसाल के तौर पे SaaS एप्लीकेशन चल रही है और SaaS एप्लीकेशन के अंदर आपने वही एप्लीकेशन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेस की हुई है। सो फॉर एन एप्लीकेशन एक सर्टेन कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो उस ग्रुप का में कंसिडर किए जा रहे होते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उसकी कलर थीम डिफरेंट रख सकते हैं।
वहाँ लोगोज आ सकते हैं, ताकि वो एक ओनरशिप का एक एलिमेंट जो है वो भी जरूर है उसके अंदर। अच्छा, सिस्टम एनालिस्ट, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम अपनी बात को छोड़ा था, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है? सिस्टम एनालिस्ट इन एन आईटी ऑर्गेनाइजेशन is a person who analyzes the requirement of the proposed system and ensures that requirements are conceived and documented properly and correctly. Role of the analyst starts during the software analysis phase and of the SDLC. It is the responsibility of the analyst to make sure that the developed software meets the requirements of the client. System analysts have the following responsibilities. Number one, analyzing and understanding the requirements of the intended software, understanding how the project will contribute to the organizational objectives, identify sources of requirement, validation of requirements, development and implement requirements management plan. अच्छा, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो है ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस टेक्निकल processes and product requirements, coordinate with the client to prioritize requirements and remove the ambiguity. So, ये बेसिकली कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि सिस्टम एनालिस्ट के एंड के ऊपर आ रही होती हैं। एंड ऑफ कोर्स फाइनलाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द क्राइटेरिया विद क्लाइंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के कुछ लेवल्स होते हैं। ये डायग्राम जो है आपको मैं अभी से कह रहा हूँ कि ये डायग्राम आपके जो पेपर्स वगैरह हैं वहाँ पे आएगी, उस पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा सा डिटेल से अंडरस्टैंड करें। सबसे ऊपर जो लेवल आपका होता है वो लेवल आपका होता है बिजनेस सर, रिक्वायरमेंट्स। जी जिस डायग्राम को आप ब्रीफ कर रहे हैं ना, काइंडली उस स्लाइड को हाईलाइट कर दें, तो फिर जो है हम लेक्चर को जो आप ब्रीफ कर रहे हैं लेक्चर में उससे रिलेट करने में इजी हो जाए, इजीनेस हो जाए। जी सर, डायग्राम वाली स्लाइड शेयर नहीं हो रही आपको। डायग्राम वाली स्लाइड शेयर नहीं हो रही, आपको ये डायग्राम नजर नहीं आ रही? सर नहीं सर, जस्ट उस स्लाइड को क्लिक करें। सर आप स्क्रीन शेयर पे के ऑप्शन पे चले जाएं, वो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। दैट्स स्ट्रेंज, रुक जाइए। अब सही है अब सर। स्लाइड सर, अब सही है सर। जी सर। अब नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर जी। अच्छा, ओके। लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? सबसे पहले जो चीज आप काम करते हैं दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स से क्या चीज डेवलप होती है? वो डेवलप होती है आपका विजन या स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट डेवलप होता है, ठीक है। अगली चीज जो से डेवलप होती है वो ये डेवलप होती है कि वहां से आपकी यूजर रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं, और यूजर रिक्वायरमेंट से आपकी यूज केस की डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, और किन चीज़ों में लेवल 2 में हम हेल्प कर ले रहे होते हैं? हम बिजनेस रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई काम करने का कोई ना कोई तरीका एग्जिस्ट करता है। कहीं भी छुट्टी लेनी है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एप्लीकेशन लिखते हैं, और एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट करने के बाद एक प्रोसीजर होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जिसके अगेंस्ट आप छुट्टियां ले रहे होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बिजनेस रूल्स होते हैं काम करने के, जो कि वेरी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने उन बिजनेस रूल्स को भी इन यूज केसेस का पार्ट बनाना है। अच्छा, जो बिजनेस केसेस, जो बिजनेस रूल्स होते हैं वो ही बेसिकली आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी बन रहे होते हैं कि किन बेसिस के ऊपर आप कहेंगे कि क्वालिटी ऑफ द सिस्टम जो है वो अच्छी है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज जो थर्ड लेवल आपका बनता है वो थर्ड लेवल ही बनता है कि यूज केसेस से आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को भी आप फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट का पार्ट बनाते हैं। बिजनेस रूल्स जो होते हैं वो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का पार्ट बनते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आपका जो वर्क फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा। जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो भी बहुत सारे होते हैं जो कि आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट के पोर्शन में ऐड करने पड़ रहे होते हैं।
और साइमल्टेनियसली आप उनको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन में भी पार्ट बना देते हैं। एक्सटर्नल जो इंटरफेसेस होते हैं वो उनके बारे में जिक्र होता है, कंस्ट्रेंट्स के बारे में जिक्र होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके पास जो लास्ट में चीज़ डेवलप होती है वो डेवलप होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, ये डायग्राम हम फिर से डिस्कस कर लेंगे जब आप लोगों का दिल चाहेगा, बिकॉज ये डायग्राम अगर आप लोगों को समझ आ जाती है तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको ये आपका कंप्लीट कोर्स का निचोड़ है। ठीक है, ओके। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से की जाती है, ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चीज़ का। इसको थोड़ा समझते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की जो मैनेजमेंट है उसके लिए सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि आप रिक्वायरमेंट की इलिसिटेशन से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आप उसकी एनालिसिस करते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरह से। अच्छा, अब सवाल ये है कि इलिसिटेशन करने के बाद हम एनालिसिस क्यों कर रहे होते हैं। इलिस्ट्रेशन करने के बाद एनालिसिस करने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जब एक जगह आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होंगी और एक जगह आप बिल्कुल आपके सामने की सामने सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं, रखी हुई हैं, तो उसको सामने रखी हुई चीज़ को एनालाइज करना निस्बतन आसान होता है कंपेयर टू उन सारी चीज़ों के जो कि ऑन द फ्लाई आप तक पहुंच रही हैं। सिमिलरली रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद अगली चीज़ जो आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आप फर्दर उसमें से स्पेसिफाई करते हैं कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होंगी, फिर आप उनको वैलिडेट करते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को, एंड इस तरह से वो साइकिल पूरी की पूरी चलती रहती है। अच्छा, बीच में अगर आप नोट करें तो आपके पास जो चीज़ नज़र आ रही है इट्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। और रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के अंदर जो आपको तीन पोर्शन नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं चेंज मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट के एट्रीब्यूट्स और रिक्वायरमेंट्स की ट्रेसिंग। ये तीन चीजें हैं जो कि आपके ओवरऑल मैनेजमेंट को मैनेज करती हैं। अच्छा, जो आसपास के बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं इलिसिटेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन, और ये एक साइकिल के अंदर बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूसली इसी प्रोसेस के गिर्द घूमती रहती है। और जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है वो मैनेजमेंट प्रोसेस आपको ये बता रहा होता है कि आप किस तरीके से चेंज मैनेजमेंट और सारी चीजों को आगे लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अब पर्टिकुलरली हम इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर जो पोर्शन हमारे पास आ जाता है उसमें चेंज मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट के एट्रीब्यूट्स और उसके अंदर ट्रेसेबिलिटी आ जाती है। अब चेंज मैनेजमेंट किस तरीके से, हार्डली वुड एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड विदाउट सम चेंजेस बीइंग आस्क्ड फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसकी सिंपल सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप चेंज मैनेजमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। चेंज मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव टर्म for all approaches to preparing and supporting individuals, teams, and organizations in making the organizational change. Change क्या होता है, आपकी करंट स्टेट होती है, आप ट्रांजिशन में आते हैं और आप फ्यूचर स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, आज आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपका पूरा सिस्टम जो है वो पेपर बेस्ड प्रोसेसेस पे चल रहा था। आपने कहा कि जी हमने इसको पेपर फ्री इन्वायरमेंट में लेकर आना है। देयर विल बी ए ट्रांजिशन जब वो पेपर फ्री इन्वायरमेंट के अंदर आपकी पॉलिसीज, आपके सॉफ्टवेयर और सारे मामला उसमें चलेंगे, ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड होंगी। और उसके बाद जो फ्यूचर होगा उस फ्यूचर में आप खड़े होंगे उस जगह पर जिसे पेपर फ्री इन्वायरमेंट कह सकते हैं। सो पेपर इन्वायरमेंट एंड पेपर फ्री इन्वायरमेंट के दरमियान ट्रांजिशन होती है, और जो चेंज है वो ट्रांजिशनल चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। सो दिस इज कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट। सही है। और कोई भी जगह किसी भी किस्म का कोई भी सॉफ्टवेयर उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकता जो चेंज लेके ना आ रहा हो, चाहे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंज आ रहा हो या सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच डेवलप हो रहा हो एंड सो ऑन। सो चेंज मैनेजमेंट जो है इट इज दैट इम्पोर्टेंट।
The changes can stem from changes in the environment in which the finished product is envisioned to be used. बिजनेस चेंजेस, रेगुलेशन चेंजेस, यानी कि जैसे आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती हैं, बैंक्स को स्टेट बैंक रेगुलेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को एसईसीपी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करते हैं, सो ऑन। उनकी तरफ से भी कोई रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। एरर इन द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, आप जिस तरह से डेवलप कर रहे थे, यू लेटर ऑन रियलाइज कि नहीं यार इसको इस तरह नहीं, इस तरह से डेवलप होना चाहिए, तो आपने ओरिजिनल डेफिनेशन जो थी उसको ऑल्टर कर दिया। आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे उस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस आ गई किसी किस्म की कि शायद इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते, इस चीज़ से आगे बढ़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की थी जिसके डेटाबेस की पीछे कोई लिमिट अवेलेबल थी। फॉर एग्जांपल माई सीक्वल था, माई सीक्वल की वैसे इट्स इजी टू डिप्लॉय और सारे मामला, लेकिन कंपेयर टू ओरेकल, कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, उसकी फंक्शनैलिटीज कम है, उसकी स्टोरेज और उसके जो दूसरे मामला होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। अब आप अगर छोटी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे कम लोगों के साथ, कम डेटा के साथ, अब आपका डेटा बढ़ गया, लोग बढ़ गए, तो नाउ इट बिकम्स अ लिमिटेशन फॉर यू कि आप उस एप्लीकेशन के अंदर वो नहीं कर सकते, तो आपको चेंज वहाँ पर भी रिक्वायर्ड हो सकता है। चेंज सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में चेंज हो सकता है। आए दिन यू केम अप विद दिस वर्ड कि जी आपके पास कोई ना कोई स्कैम या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपको अफेक्ट कर रही होती हैं, तो आप उसकी वजह से भी चेंज लेके आ रहे होते हैं। तो चेंज की जो ट्रिगरिंग एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, बिजनेस के अंदर भी हो सकता है, रेगुलेशन चेंज हो जाए उसके ऊपर भी हो सकता है, आपने ओरिजिनली जो सोची चीज़ उसको अब आप इनहेंस करके दोबारा से डेवलप कर रहे हैं, दैट कुड बी इज वेल। सिमिलरली टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाए या रिक्वायर्ड हो, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So this is the change management part. The activities of requirement changes including the receiving and change request from the stakeholders. अच्छा, ये एक और एस्पेक्ट है चेंज मैनेजमेंट का। ये वो एस्पेक्ट है जो कि हम सबसे ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी चेंज मैनेजमेंट किस तरह से की जाएगी। आप एक चीज डेवलप कर रहे थे, डेवलप करने के साथ अब आपको उसको मैनेज भी करना है, तो आप चेंज रिक्वेस्ट ले रहे होते हैं स्टेक होल्डर से, उनको साइन करवा रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको उसको इस तरह से डिटरमिन किया जाता है कि उसकी डिजायर रेज हुई है तो क्यों हुई है, या प्रोसेस के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन चेंज आ रहा है तो वो किस तरह से आ रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है इसको ट्रेस करना, बिकॉज आप अगर क्लाइंट की मर्जी के हिसाब से कोई चीज डेवलप कर रहे हैं और उसमें कोई चेंज आएगा, तो चेंज आने की वजह से टेक्निकली स्पीकिंग आपके प्रोजेक्ट प्लान के अंदर भी चेंज आ सकता है, जिसके 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब प्रोजेक्ट प्लान में कोई चेंज आता है तो आपके रिसोर्सेज, आपकी कॉस्ट, आपके टाइम, इन सारी चीज़ों पे भी फर्क आ सकता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपको इस चीज़ को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों रिकॉर्ड करना चाहिए? बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी चीज़ अगर जो एग्री करते हैं, जिसको आप प्रोजेक्ट प्लान कहते हैं, और उसके अंदर कोई चेंज अगर आ रहा है तो स्टेक होल्डर शुड नो कि ये चेंज क्यों आया। आपका प्रोजेक्ट 1 महीने में खत्म होने के बजाय 45 दिन में क्यों खत्म हो रहा है, 15 दिन आगे क्यों जा रहे हैं, या इसके ऊपर जितने पैसे लगने चाहिए थे उन पैसों से ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट क्यों है। सो वी हैव टू इंश्योर सच चेंजेस इस सारी चीजों के साथ। So then the data of change requests can be compiled, analyzed, and appropriate matrices are derived and devoted into the organization repository knowledge. ये एक एस्पेक्ट है जिस जो कि हम बहुत ज़्यादा अकाउंट फॉर नहीं करते। वो क्या चीज़ होती है? वो ये होती है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की कोई नॉलेज रिपोजिटरी एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि आप अगर कोई सिमिलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने शॉपिंग कार्ट का एक प्रोजेक्ट किया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अब ऑर्गेनाइजेशन जो है शॉपिंग कार्ट का कोई सिमिलर प्रोजेक्ट दोबारा से कर रही है, उस